अस्सलाम वालेकुम। एक और व्लॉग के साथ सुहेल रशीद आपके सामने मौजूद, और एक बार फिर मेरे साथ मौजूद हैं वसीम मलिक साहब। आज 3 अहम इशूज़ हैं जो आपके सामने हम रखेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा अवामी मसला जो था वो सुप्रीम कोर्ट बहरहाल पहुंच गया है, और अब सुप्रीम कोर्ट में इम्कान है कि उसका फ़ैसला होगा। वो कौन सा मसला है, हर एक शख्स से, हर शहरी से जुड़ा हुआ वो मामला है, वो आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा आपको बताएंगे कि अतर फोबिया एक नई चीज़ निकल आई है। जी हाँ, जस्टिस अतर मिनल्लाह, उनका फोबिया हो गया कई लोगों को, और वो फोबिया है क्या, और कौन कौन उसका शिकार है, और उसकी वजह क्या है। और जस्टिस अतर मिनल्लाह अब जब के वापस आ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, तो परेशानी क्यों फैल रही है। और इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह, जो कि मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला देने वाले अक्सरियती बेंच में लीडिंग जज थे, उनको हटाया गया है। एक नोटिफिकेशन है, किसी यहाँ महोदय से उनको हटाया गया है, ये भी आपके सामने रखेंगे। और हटाया है चीफ जस्टिस काजी फायज़ा साहब ने, कि उससे वो जारी हुआ है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन के मुताबिक तो मतलब यही है कि चीफ जस्टिस ने ही हटाया है। अब बाकी इसमें क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे कुछ बांग्लादेश की भी। आज उसकी बात ना करें तो बात पूरी नहीं होगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको मुख्तसरन एक ख़बर दे दूं, उसके बाद मलिक साहब से हम तज्जिया भी लेंगे। ख़बर यह है कि जो IPPs का मामला था, जो आपके बिजली के बिल इजाफी आ रहे हैं, और उसका बहुत बड़ा इशू एक बन चुका है, स्कैंडल। एक धरना भी जारी है जमात इस्लामी पाकिस्तान का कि IPPs के साथ आप मायदों पर नज़रसानी करें। IPPs इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, जिनसे बिजली लेता है पाकिस्तान और अवाम को देता है, और उनसे मायदे किए हुए कई सालों के, और उन मायदों के मुताबिक उनको पेमेंट्स हो रही हैं, वो बिजली बनाएं ना बनाएं। ये एक स्कैंडल है पाकिस्तान में। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया है। आज दरख्वास्त दायर की गई है लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर की जानिब से, और गौहर एजाज साहब कहते हैं कि वो भी एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर रहे हैं, जो साबिक मिनिस्टर भी रह चुके हैं, IPPs के मायदों पर नज़रसानी के लिए। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में टेकअप होगा, तो बहुत बड़ा इशू बनने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, ये तो ख़बर थी। वसीम मलिक साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने फिर वक्त दिया। ये बताइएगा कि नोटिफिकेशन से शुरू करते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को एक जो मुतबादल सालसी कमेटी है उसकी सरबराही से हटा दिया गया है, और ये नोटिफिकेशन आज का नहीं है, 22 जुलाई का है। इनफैक्ट सामने आया है अब। 12 जुलाई को फ़ैसला दिया था उन्होंने, उससे 10 दिन बाद। तो उसके मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनको उनकी जगह जो नई रिकन्स्टिट्यूट किया कमेटी, उसमें जस्टिस यहिया अफरीदी चेयरमैन है, आयशा मलिक साहिबा उसकी मेंबर हैं, जस्टिस शाहिद वहीद उसके जो है ना वो मेंबर हैं, और बाकी जो उसमें वो ADR टास्क फोर्स वगैरह है। कैसे देखते हैं इसको? जस्ट एक रूटीन का मामला है। अच्छा, इसमें ना सबसे पहले जो दो आरा हैं मुख्तलिफ साइड्स की, वो मैं आपके सामने रखता हूँ, और फिर मैं क्या समझता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक साहब हैं, उन्होंने ये खबर सुबर दी जब अपने व्लॉग में, तो उन्होंने इसे बताया कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ा ने 12 जुलाई के बाद जब जुडिशल पॉलिटिक्स अरूज पर पहुंची है, और उसके बाद मामलात इतने ख़राब हुए हैं कि ना सिर्फ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को इस कमेटी से हटाया गया है, बल्कि वो जो एक जस्टिस मंसूर अली शाह के ही एक रिसर्चर हैं, उन्हें उनके पेरेंट डिपार्टमेंट वापस लाहौर हाई कोर्ट भेज दिया गया है, जो गालबन 4 से 5 साल के लिए उनके साथ काम कर रहे थे, और फिर उन्हें बताया भी नहीं गया, उन्हें एतमाद में भी नहीं लिया गया। और फिर जो तीसरी खबर उन्होंने दी वो ये थी कि जस्टिस मुनीब अख्तर, उनके साथ एक ड्राइवर थे जो कि काफ़ी अर्से उनके साथ थे, वो भी डेपुटेशन पे थे, उन्हें भी वापस भेज दिया गया है उनके पेरेंट डिपार्टमेंट में। अब ये तो हसनात मलिक साहब की खबर थी, मगर दूसरी तरफ एक तरफ ये आ रहा है, और मुमकिन है कि वो भी हो, पॉसिबल है कि वो हो सकती है कि वो जो डेपुटेशन का वक्त था वो पूरा हो चुका था, और उसके बाद जो मुतल्लिका लोग हैं उन्हें अपने पेरेंट डिपार्टमेंट वापस भेज दिया गया है। और ये जो नोटिफिकेशन है आर्बिट्रेरी उसके हवाले से, तो उसमें बताया जाता है कि जी वो जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं वो सीनियर पियोनी जज अब बन चुके हैं, चीफ जस्टिस वो बनने वाले हैं, तो इस वजह से ये कमेटी तब्दील की गई है, और इसमें सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर वैसे रिवायत रही है। अब मुझे इसमें कोई कानून या कोई ज़ाब्ते के तहत तो नहीं, लेकिन एक रिवायत रही है कि ये जो कमेटी में सीनियरिटी में तीसरे चौथे नंबर पर एक जज साहब होते हैं, तो वो उसका हिस्सा बनते हैं, और जस्टिस मंसूर अली शाह तब से इसके वो जो हेड हैं वो चले आ रहे थे। लेकिन दूसरी जानिब मैं अगर देखूं, जो मेरा ज़ाती, इसमें मेरे पास खबर नहीं है, ये मेरा तज्जिया है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ा की सिर्फ हम कोर्ट प्रोसीडिंग्स को देख लें, और इन मखसूस नशिस्तों के कोर्ट्स केस में 8 जो एक लेंथी और मैराथन जिस तरह की समातें हुई हैं, उसमें हम देख लें जहाँ जहाँ चीफ जस्टिस काजी फायज़ा को सुबकी का सामना, शिकस्त का सामना करना पड़ता था, दलाइल में, ऑब्जर्वेशन में, या किसी सूरत में भी वो जो कमरा अदालत का इन्वायरमेंट था, तो वो बड़ी माजरत के साथ ऑनरेबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, उनका एक डेकोरम है, मगर वो जिस निचले लेवल तक जाकर अपना स्कोर सेटल करने की कोशिश करते थे ना, तो उससे मुझे ये जो बातें हो रही हैं कि गालबन उन्होंने 12 जुलाई के फ़ैसले के बाद गुस्से में आकर ये सारे इक़दाम किए हैं,
तो अगर ये खबर है तो मैं उस पर यकीन कर लूँगा, क्योंकि मैंने खुद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को देख रखा है, जस्टिस बंदयाल के दौर में देख रखा है, जब वो चीफ जस्टिस अब हैं तब देख रखा है। तो जब आप किसी के साथ अपना स्कोर सेटल करने के लिए सिर्फ इस वजह से कि आपका फ़ैसलों से इख्तलाफ है और इतनी पर्सनल लेवल पे जाकर इक़दाम करते हैं, तो मेरा अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता कि ये चीफ जस्टिस के मनसब को ज़ेब नहीं देता। आपने जो रिसर्चर की बात की, रिसर्चर पे क्या मतलब कोई गुस्सा निकालेगा? रिसर्चर अगर कोई समझता है कि जो कैसे हैं कि फ़लाँ की जान उस तोते में है, तो रिसर्चर में अगर जान कोई समझ जा रही है तो ऐसी बात नहीं है। जैसे मंसूर अली शाह खुद बहुत पढ़ते हैं, वो उनकी टर्म्स हैं अपनी समर शॉपिंग, वो उसमें बुक्स ख़रीदते हैं, बाहर से जाके लाते हैं, और अहम किताब कोई वकील हवाला दे तो उससे पूछ लेते हैं कहाँ से मिलेगी। कई बार ऐसा हुआ है, मखदूम अली खान साहब के साथ उनकी डिस्कशन हुई हैं, तो वो खुद भी पढ़ते पढ़ाते हैं। तो क्या रिसर्चर ने वो फैसला लिखा था कि रिसर्चर को उसका निशाना बनाया जाएगा? असल मसला क्या है, मैं आपको एक और ख़बर दूँ। रिसर्चर जो होता है ना, रिसर्चर को या जो उसमें मामलात होते हैं बाकी लॉ क्लर्क्स या रिसर्चर, ये बेचारे ना इधर असल में इनको जॉब्स दी जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट रखा जाता है, बाद में ये बाहर जाके न्यूयॉर्क बार के मेंबर बन जाते हैं, और वहाँ से फिर जब खिताब के लिए दावतनामा भेजते हैं तो जस्टिस अतर मिनल्ला को भेजते हैं यार, फिर उनसे शिकवा भी शायद पहुँचाया जाता है वहाँ के। ये क्या मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। जज मोहम्मद अब्बास इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के सरगोदा के मियाँ वाली के मुकदमात, और वो जब पूरा एक उनके साथ वाक़या हुआ लाहौर हाई कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान ने पूरा एक तौहीन अदालत की कार्रवाई भी की और उनके खतूत भी मंजर आम पे आए, तो उस वक्त उनके भी एक असिस्टेंट को अप्रोच किया गया था और कहा गया था कि तुम एक पेपर पे लिख के दो कि वो जो 2 मुकदमात के फ़ैसले जज मोहम्मद अब्बास ने किए हैं वो फ़ैसले किए ही नहीं हैं। अब आप अक्लमंदी का ये आलम देखिए कि उनसे असिस्टेंट से लिखवाया जा रहा है कि अगर तुम लिख दोगे तो क्या उन 2 फैसलों की हैसियत ख़त्म हो जाएगी। तो हजूर, जब इस तरह के मामलात में फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया जाता है ना, जब शिकस्त होती है तो फ्रस्ट्रेशन में इसी तरह के इक़दाम नहीं, शायद वो रिसर्चर ने जल्दी ड्राफ्ट तैयार कर दिया, वो चीज़ें रिसर्च जल्दी दे दी, वो लॉ जो नज़ीरें होती हैं लॉ की साथ देनी अदालती फ़ैसलों की, वो जल्दी लिख दी हूँ, यही हो सकता है। लेकिन बहरहाल क्या कहें, अब कल को कोई एलामिया आ जाए कि जी रिसर्चर की अपनी ख्वाहिश थी वापस जाना, तो ये भी पाकिस्तान में होता रहता है। मैंने 2 आरा बताई और उसके बाद फिर हमने देख रखा है ना यार, आप भी जानते हैं। अच्छा, इससे कबल जब हम बातें करते थे ना, मुझे याद है जिस रोज़ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने बतौर चीफ जस्टिस का कलमदान संभाला था, उसके बाद से ना मैंने कुछ लिखना शुरू किया और मैंने उसका उन्वान दिया तजादात चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा। तो उस वक्त ना बड़ी तनकीद हुई मुझ पर। आप इस पर बुक भी लिख रहे हैं यार, उसने को कमेंट में पूछ रहा था। अच्छा, वो एक जगह में एक जिक्र हुआ, लेकिन रशीद साहब अगर उस पर किताब लिखे ना तो दीवान छपेंगे, कोई ये किताब में काम नहीं आएगा, और मुझ जैसा नालायक शख्स अब दीवान छापने से तो रहा। और फिर किसी ने मुझे मशवरा दिया, उसने कहा ये मेहनत करना भी ना, कोई नहीं पढ़ेगा, सबको पता है, और किसी को इसमें अब इन बातों में मज़ीद इंटरेस्ट नहीं रहा। तो जब मैं लिखा करता था तो मुझे कहा जाता था कि यार आप बुक्स का शिकार हो चुके हैं चीफ जस्टिस से। तो अब मेरे लिए एक आसानी है, मैं अभी आपको चैलेंज करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल है ना, वहाँ पर हर वो प्रोसीडिंग लाइव दिखाई गई है जिसमें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा हैं, 3 रुकनी बेंच से लेकर और फुल कोर्ट के 13 रुकनी बेंच तक, या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के उस वक्त के 15 रुकनी फुल कोर्ट तक। आप कोई समात का कोई सी भी आधा हिस्सा देख लीजिए, आधा घंटा देख लीजिए, आपको चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की शख्सियत में कंट्रडिक्शंस ना मिलें तो हजूर जो आप कहिए मैं वो सजा दे उसको भुगतने के लिए तैयार हूँ। आपको बुक्स का कहा जाता था तो मैं उनको मार्जिन देता रहता हूँ किसी बात पर कि चलें 2 मिनट के लिए मार्जिन दे देते हैं कि उन्होंने एक नीति से किया है, लेकिन उसका तो लोग मुझे कहते हैं यार आप क्यों मार्जिन देते हैं। मैंने कहा यार मार्जिन दिए बगैर आप ट्रू एनालिसिस कर नहीं सकते, कि अगर कहीं पर कोई गुड इंटेंशन है तो उसको एक बार हम एनालाइज तो कर लेना कि क्या उसके मुताबिक भी ये हो सकता है या नहीं हो सकता। हमेशा नाकाम ही हुए हैं इस सारे मामले में कि हमने चाहे मार्जिन दिया, स्पेस दी। मैं जो अगला इशू है ना वो मुझे रोक नहीं पा रहा मैं खुद को। जस्टिस अतर मिनल्ला, आपको पता है कि अवामी मैंडेट, विल ऑफ पब्लिक और डेमोक्रेसी के हक़ में ऑब्जर्वेशंस देते रहते हैं, उससे कुछ लोगों को बहुत पीड़ है, और इतनी ज़्यादा पीड़ है कि आज बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, वहाँ से एक वज़ीर आज़म को भागना पड़ा जो सिलेक्टेड थी, इलेक्टेड नहीं थी, जिसने ख़ुद को ज़बरदस्ती नाफिज कर रखा था, जो एक कंट्रोल्ड इलेक्शन की सूरत में वज़ीर आज़म बनी थी और अवाम सड़कों पर निकले हुए थे, तो उसको आज भागना पड़ा है। और इस्तीफ़ा भी बस ऐसे ही है कि भाग के भी इंडिया जाना पड़ा है, गालबन उस तरफ जा रहा था हरीतला तक। तो यहाँ पर ट्वीट्स हो रही हैं, यहाँ पे जिक्र हो रहा है जी ओहो आज जी वहाँ पे होते ना जनाब अतर मिनल्ला साहब, तो वहाँ पे रोकते ना वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा देने से। जनाब नहीं, अतर मिनल्ला साहब वहाँ पर होते तो वहाँ पर इस तरह के वज़ीर आज़म को ना बनने देते। वो विल ऑफ पब्लिक की बात करते हैं, जो पब्लिक का मैंडेट था इलेक्शन ट्रू सेंस में और उसकी पूरी एसेंस के मुताबिक कराने की बात करते हैं। जो बांग्लादेश में इलेक्शन हुआ था जिसमें अपोजिशन का कोई किरदार ही नहीं था, उस इलेक्शन की बात या उस इलेक्शन के नतीजे में निकली हुई गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात नहीं करते जस्टिस अतर मिनल्ला। जस्टिस अतर मिनल्ला वापस आ चुके हैं इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में,
न्यूयॉर्क खिताब जो उन्होंने बाहर से किया वो बड़ा तारीखी नौयत का था, उस पे काफ़ी लोगों को पहले मसाइल थे और फिर इस सारी पजीराई से भी मसाइल हैं। फिर अच्छा जो 8 जजों ने फैसला दिया उसको कहा जा रहा है जी कि अतर डॉक्ट्राइन प्रीवेल की है। अतर डॉक्ट्राइन क्या है जी, मुझे थोड़ा सा समझाएं तो। अच्छा, जहाँ तक वो ये एक किस्म की बातें की जा रही हैं कि अतर मिल्ला साहब होते तो वहाँ वज़ीर आज़म को रिज़ाइन ना करने देते, या फिर वो उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि अतर मिल्ला साहब खुद फरमा चुके हैं कि वो जो 9 अप्रैल की रात मैंने अदालत खोली थी तो मुल्क में मार्शल लॉ लगने का ख़तरा था, और जब जब मार्शल लॉ लगने का ख़तरा हो तो अदालतों को खुलना चाहिए। ये अतर साहब का स्टैंड है। मगर मैं अपनी छोटी सी एक नाक़िस राय आपके सामने रखता हूँ कि 9 अप्रैल को जब चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुली थी या इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुली थी तो वो नहीं खुलनी चाहिए थी अदालत उस तरह जिस तरह की वो एक सूरत हाल उस वक्त डेवलप हो चुकी थी। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहते चलो अहकामात थे उसकी खिलाफ वर्जी हो जाती, और अगर अहकामात की खिलाफ वर्जी हो जाती तो हजूर अगले दिन आप आते, अगले दिन तो अदालत लगाते, कंटेम्प्ट लगाते। अब रात को अदालतें खोल कर बैठ गए तो उसमें बड़ी माजरत के साथ मतलब मुझे एक हुआ कि किसी कहीं ना कहीं हमारी अदालतें जो हैं वो उस रात उस सारे उस वक्त जो एक इक़दाम हो रहा था उसकी सहूलत कारी में मुलविस थी। मगर अगेन जस्टिस अतर मिनुल्लाह उसकी बार बार वजाहत भी कर चुके हैं, और मुमकिन है कि हमारे पास वो इतलात ना हो और अतर साहब ने अभी बताया भी ना हो वो कुछ जो उस रात शायद उन तक कोई पैगाम रसानी की गई हो या कुछ वाकई ही उसी तरफ हो कि मार्शल लॉ की तरफ बातें। बहरहाल ये एक इकदाम मेरे नज़दीक मैं आपको बताऊँ जस्टिस अतर मिनुल्लाह का ये मौक़िफ़ लोगों ने पहली बार सुना होगा न्यूयॉर्क बार से, मुझे पहले भी पता था। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट कवर करता था, वो ओपन कोर्ट में भी ये बातें कर चुके हुए थे और उनका तब भी जो बज़ाहिर ये लग रहा था कि मार्शल लॉ का ही उन्होंने वो समझा हुआ था कि शायद ऐसा हो ना जाए। और 9 अप्रैल की रात चूँकि वहाँ पर कुछ लोग कोर्ट के स्टाफ के मौजूद थे, सोर्सेज होते हैं हमारे भी, उन्होंने बताया था कि डायरेक्शन उनको बहरहाल ऐसी ही थी। ये मैंने क्रॉस चेक किया था कि आपने तैयार रहना है, अगर कुछ ऐसा चीज़ हुई तो हम उसको रोकेंगे। चलें इस हद तक अदालत खुलने पर जस्टिफाइबल भी है कि अगर उन्होंने इस इंटेंशन से अदालत खोली थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का तो खुलना उस रोज़ मेरे नज़दीक मेरी समझ से बालातर था। लेकिन अब जो ये सारी तनकीद हो रही है, मैं ज़ातियात में नहीं जाता, मैं दूसरे इशू पे नहीं जाता, हम असल और ओरिजिनल इश्यूज़ पे जाएंगे। लेकिन गालबन ये आप भी जानते होंगे जब जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे तो कुछ सहाफ़ी हज़रात की जानिब से एक फरमाइश रखी गई थी और काम भी ज़ाती नौयत का था, और जब वो ज़ाती नौयत का काम नहीं किया गया और अतर साहब ने ये कहा कि आपने अगर कोई दरख्वास्त देनी है या आपने कोई अप्लाई करना है तो कर दीजिए, मेरिट पर जो भी होगा हम देख लेंगे, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं। सहाफ़ी लोगों की ये भी ख्वाहिश थी कि जब इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का केस चला और उन्हीं दिनों राना शमीम साहब के खिलाफ भी चल रहा था, तो कुछ सहाफ़ी दोस्तों की बड़ी शदीद ख्वाहिश थी और उन्होंने उस पर बड़ी सोशल मीडिया कैंपेन कर दी कि इमरान खान को आप रोस्टम पे खड़ा करके जलील क्यों नहीं कर रहे, वो कुर्सी पे क्यों बैठा हुआ है। तो उन्होंने कहा जी यहाँ राना शमीम भी आता है, कुर्सी पे ही बैठा होता है, मैं तो वकील से बात करता हूँ, मैं तो क्लाइंट से बात करता नहीं, तो मैं तो रिस्पेक्ट सारों को देता हूँ। आज तक किसी मैंने क्लाइंट को इस तरह आगे नहीं बुलाया, तो मैं उसको क्यों बुलाऊँ, क्यों? वो कहते नहीं जी देखें वो, अच्छा फिर उनसे पता है क्या आर्गू हो रहा, देखें जी वो तलाल चौधरी धनियाल इन सारों को जनाब उन्होंने क्या किया था सुप्रीम कोर्ट में, तो जस्टिस अतुल्लाह कहते हैं उस पर आप क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, आप चाहते थे मैं भी वो गंद करूं। अच्छा, ये सारी बातें हुई हैं। आप ये बात बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन मैं जो एक हवाला दे रहा हूँ उस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन मिसाल देता हूँ। मैं एक सहाफ़ी हूँ और मुझे अतर मिनुल्लाह साहब से अपनी ज़ाती नौयत का काम है यार, और मैंने उसकी सिफारिश की है जाके, लेकिन अतर साहब ने कहा कि जी जो मामला है वो मेरिट पे होगा, और उसके बाद उस दिन तक अतर मिनुल्लाह साहब मेरे नज़दीक आइनी भी थे, जमहूरी भी थे और अपने कंडक्ट पे पूरा उतरने वाले जज भी थे। लेकिन जिस रोज़ उन्होंने मेरा ये ज़ाती काम नहीं किया तो तब से लेकर आज तक मैं कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ता कि जहाँ चाहे वो अमेरिका में हुआ कोई वाक़या हो, बांग्लादेश में हुआ कोई वाक़या हो, और मैं शुरू हो जाऊँ कि जस्टिस अतर मिनुल्लाह वहाँ होते। तो ये जो तज़हीक की जा रही है ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। फिर कहा जाता है जो टैक्स वाला जी अतर मिनुल्लाह, भाई टैक्स डिपार्टमेंट में उन्होंने काम किया तो उनकी एक्सपर्टी है ना, माने ना कि वो उनकी मुख्तलिफ एक्सपर्टीज़ हैं। उसके बाद उन्होंने लॉ किया, वो वकील भी बने, वो जज भी बने, वो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट बने, वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। इस तरह हम अगर जिक्र करें कि फ़लाँ जो आज जज साहब बैठे हुए हैं इन्होंने फ़लाँ दौर में बतौर वकील फ़लाँ जो कातिल था उसके वकील थे, ये तो दुरुस्त बंदा हो ही नहीं सकता। एक ही देखिए, इस पर अगर कोई शख्स जो मर्ज़ी बात करता रहे, जो चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड हैं उससे जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब की जो इंटेंशंस हैं वो साफ ज़ाहिर हो जाती हैं। हमने देखा कि गुज़श्ता 75 से 77 सालों में कोई एक ऐसा दिन नहीं होगा कि जब पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट और उसमें खुफिया एजेंसियाँ जो हैं उन्होंने अदालती मामलात को इंक्रोच नहीं किया होगा अपने मर्ज़ी के जुडिशल आउटकम लेने के लिए। लेकिन बिलखसूस गुज़श्ता 2 सालों में पाकिस्तानी अदलिया के साथ जो कुछ बीता है
ये आप और मैं नहीं कह रहे अब ये बात, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के जजेस से लेकर मातहत अदलिया के लोगों तक खतूत लिख कर ये सबूत मंजर आम पर लेकर आ चुके हैं। लेकिन उस सब में इन जजेस के साथ कौन खड़ा रहा? इन जजेस के लिए सबसे ज़्यादा आवाज़ किसने उठाई? इन जजेस के लिए सबसे ज़्यादा इक़दाम किसने किए? वो शख्सियत जस्टिस अतर मिल्ला है। तो जिस वक्त मुल्की तारीख़ की बदतरीन अदालती अख्तियारात में मुदाखलत हो रही थी और उसके ख़िलाफ़ कोई शख्स अलम बगावत लेकर खड़ा था, तो वो जस्टिस अतर मिल्ला थे। और तारीख पता हूँ, जब कॉन्सिक्वेंसेस पता हूँ कि आपने रिटायर होना है 1-2 साल में और उसके बाद आपके लिए मुश्किल हो जाएगा मामलात, और उसके बाद आप कई सारे ओहदों के लिए आपको मुनासिब नहीं ख्याल किया जाएगा, उसके बावजूद आपकी पोजीशन ले, बड़ी चीज़ है। चलते चलते एक और चीज़, बांग्लादेश में आज जो कुछ हुआ, 8 माह हुए थे जी नाजरीन, आम इंतखाबात को वहाँ पर जनवरी में हुए थे, हमारे फरवरी में हुए हैं। तो जनवरी में वो इंतखाबात हुए थे और उनको एक मैनेज इंतखाबात कहा गया था, जिसमें अपोजिशन को पहले ही दीवार से लगा दिया गया था। और उसके बाद शेख हसीना वाजिद साहिबा प्राइम मिनिस्टर थी और वो अवामी मैंडेट के बगैर प्राइम मिनिस्टर बैठकर वहाँ पर एक बड़ी जमात पर पाबंदी लगा रही थी, जमात इस्लामी पर, और वो वहाँ पर बैठकर अवामी ताकत को कुचलने की बातें कर रही थी। वो कल तक वहाँ पर बैठकर तो पूरा तासुर दे रही थी कि जैसे सारी चीज़ें उनकी कंट्रोल में हैं, और दहशतगर्द कह रही थी जो अवाम निकले हुए हैं सड़कों पर, उन पर दहशतगर्दी की बातें हो रही थी कि ये दहशतगर्द हैं। सिर्फ एक दिन के अंदर सूरत हाल इतनी बदली है कि शेख हसीना वाजिद साहिबा को अपने मुल्क में सर छुपाने को जगह नहीं मिली, उनको मुल्क से भागना पड़ा है और वहाँ पर आर्मी आगे आ गई है और आर्मी वहाँ पर कंट्रोल संभाल रही है और वहाँ पर एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की बात हो रही है और दोबारा मामलात इलेक्शन में जाएंगे। अवामी मैंडेट के बगैर जब चीज़ होती है, जैसे हमारे करीब एक एग्जांपल थी, मैं पहले कोट करता रहा, आज़ाद कश्मीर में एक जनरल इलेक्शन 2021 में वो एक हुकूमत बनी, उसको आपने न्यूट्रलाइज करके एक मैनेज हुकूमत बना दी। वहाँ पे एक ऐसी तहरीक उठी कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते 3 रुपये फ़ी यूनिट बिजली, लेकिन आप उनको दे रहे हैं, आज मजबूर हैं। बांग्लादेश के हालात आपके सामने हैं, आप कैसे देखते हैं बांग्लादेश की सारी स्टोरी में हमारे लिए क्या है? अच्छा, इसमें ना सबसे बड़ी जो बात है उसमें देखिए कि बज़ाहिर जो एक एहतजाज था वो अरसा दराज से चलते आए कोटा सिस्टम से मुताल्लिक़ था, जो कि एक गैर कानूनी गैर आइनी कोटा सिस्टम कि 1971 में मुक्ति बानी और दीगर तंजीमों में लड़कर जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ा, शहीद हुआ, या फिर उसमें जो गाजी बचा, उनके जो ख़ानदान है उन्हें रियासत प्रायोरिटी देगी और बाकी जो हैं वो लेसर गॉड के चिल्ड्रन हैं और वो इस तरह के उनके साथ रवैया रखा जाएगा। तो फिर जिस तरह की पॉलिसीज़ थी और जिस तरह हसीना वाजिद साहिबा का एक आमिराना अंदाज़े हुकूमत था, तो उसके ख़िलाफ़ जब अवाम बाहर निकले तो वाकई ही ये खल्क़ खुदा की आज जीत हुई है। लेकिन अब हमें ये देखना है कि ये जो सिचुएशन है ये इवॉल्व किस तरह से होती है, क्योंकि हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है वहाँ पर इंटरम सेटअप या इस तरह के लिए जब फ़ौज आई है तो वो फिर सिर्फ इंटरम सेटअप के लिए नहीं, लंबे अरसे के लिए आती है। बहरहाल हमारी दुआ और उम्मीद तो यही है कि बांग्लादेश में भी जमहूरियत फले फूले और एक आमिर जो हुक्मरान था वो इस वक्त उसे मुँह छुपाने की जगह नहीं मिली। वन लाइनर में मैं आपको ये कहूँगा कि दुनिया भर की तरह बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, आज़ाद कश्मीर हो, जब हुक्मरान बैठकर अपने ताकत के नशे में खल्क़ खुदा को उल्लू का पट्ठा समझने लग जाता है ना, और फिर एक हद आती है कि खल्क़ खुदा भी बर्दाश्त करती है, लेकिन जिस रोज़ उसकी बर्दाश्त का पैमाना ख़त्म होता है और वो खल्क़ खुदा बाहर निकलती है तो वो फिर बताती है कि वो असल उल्लू के पट्टे तुम थे। बिल्कुल, जमहूरियत के अंदर अवामी राय को बहुत अरसे तक दबा कर नहीं रखा जा सकता, बहुत अरसे तक उसको कंट्रोल इलेक्शन से काबू नहीं किया जा सकता। अल्टीमेटली विल ऑफ पब्लिक के सामने सरेंडर करना पड़ता है और वो सरेंडर हार नहीं होती, वो टाइम पे कर ली जाए तो वो एन डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा होती है, वो सरेंडर आपकी जीत होती है। ये बात शायद सारी ज़िंदगी सियासत करके भी अगर किसी को समझ नहीं आती तो उसके बाद फिर उसका तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है, उसकी सियासी बसीरत का अल्लाह हाफ़िज़ है। एक दिन आप सरेंडर करते हैं, अगले दिन आपका दोबारा रिवाइवल की तरफ स्टेप बढ़ चुका होता है, आप एक पॉलिटिकल पावर के तौर पर इवाल्व करना शुरू कर जाते हैं। जितना अरसा आप चिमट के रहते हैं उतना अरसा आपके लिए मुश्किलात बढ़ जाती हैं। अवाम को यह तासुर देना कि आपके वोट की हैसियत नहीं और हम जैसे मर्ज़ी करेंगे, हम हुकूमत में बैठेंगे, ये ज़्यादा अरसा नहीं चला करता। पाकिस्तान भी आज अनफॉर्चुनेटली ऐसे दाने पर है जहाँ पर धांधली की बातें हैं, शिकायत हैं, इलेक्शन के ऊपर सवालात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उठा रही है। कोर्ट कोशिश कर रही है कि मैंडेट वापस दें, हम कुछ ना कुछ अवाम को रिस्पेक्ट करें। हुकूमत तो अब है जिसकी सो है, एटलीस्ट एक जमात जिसको उन्होंने वोट दिया है उसकी कुछ नुमाइंदगी वो पार्लियामेंट में यकीनी बना रहे हैं और उसको रोकने के लिए पार्लियामेंट को ही दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा है और एक सिचुएशन ऐसी टकराव की कैफियत पैदा हो रही है कि जिसमें कुछ भी फिर हो गुजरने का इम्कान पैदा हो जाया करता है। ये था आज का व्लॉग, आपको जल्द बाकी जो अपडेट्स हैं वो भी आप तक पहुँचाएँगे। इस हफ्ते मज़ीद क्या होने जा रहा है, कब तफसीली फ़ैसला आएगा,
मखसूस नशिस्तों के केस का, नैब तरमीम केस का फ़ैसला कब आएगा, क्योंकि उससे 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की अब तकदीर जुड़ चुकी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।